पढ़ेंगे फूलों की नगरी, यानी यह कहानी फूलों की नगरी की है जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। यह कहानी दो शिष्य और एक गुरु की है जिन्होंने अपने शिष्यों को कुछ शिक्षा दी जिसका वो पालन करते हैं या नहीं, इस कहानी के द्वारा हम समझेंगे। जिसने पालन किया वो अच्छा बना और जिसने उनकी शिक्षा का आदर नहीं किया वह क्या बना, इस कहानी के द्वारा हम समझेंगे। हमें शिक्षा का हमेशा आदर करना चाहिए और अपने शिक्षक का भी हमेशा आदर करते रहना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ चैप्टर फूलों का नगर। गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। गुरुकुल यानी स्कूल। पहले जो गुरु हमें शिक्षा देते थे उसके लिए हमें गुरुकुल में जाकर रहना पड़ता था, यानी विद्यालय में। जैसे आज के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उसी प्रकार पहले गुरुकुल में जाकर हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी और गुरुकुल में रहा करते थे। सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और निपुण बनकर वापस लौटते थे। निपुण मतलब अपनी शिक्षा में वे माहिर हो जाते थे, अपने हर कार्य में वे करने में सफल रहते थे। गुरु जी भी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे, यानी गुरु के लिए सभी शिष्य समान थे। यूं तो सभी उनका बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य किया करते थे, यानी वो दोनों बहुत ही मेहनती थे। कौन? अमृत और अनिरुद्ध। वो दोनों शिष्य अपने गुरु की सेवा बहुत ही करते थे, यानी बिना आराम किए वो दिन भर आश्रम का कार्य करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरु जी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे, अमल करना मतलब अगर मेरी बात मानोगे, तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। संपन्नता मतलब हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और खुशहाली मतलब सभी लोग वहां खुश रहेंगे। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे, यानी उन्होंने कहा हम आपकी बात जरूर मानेंगे। गुरु जी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। अहिंसा मतलब मारपीट मत करना, सभी पर दया करना, और प्रकृति मतलब पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े, यानी उन्होंने तुरंत उनकी बातों को कहा कि आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे, और दोनों राजकुमार अपने अपने राज्य में लौट गए। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। शिकार यानी जंगल जाकर पशु पक्षियों को मारने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उनके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, यानी उन्होंने अपने राज्य में पेड़ भी कटवा दिए और शिकार करने लगे, जिससे पशु पक्षी भी मरने लगे, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। यानी जहाँ पेड़ पौधे नहीं रहते वहाँ बारिश नहीं होती और बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, जिसके चलते अनिरुद्ध ने अपने राज्य में पेड़ कटवाए, जिसके चलते वहाँ पर्यावरण बिगड़ गया और सूखा पड़ गया। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। शिकार पर प्रतिबंध का मतलब वो किसी भी पशु पक्षी को मारने के लिए मना कर दिए, यानी उन्होंने शिकार खेलना बंद कर दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए, यानी वो अपने पर्यावरण को और अच्छा बनाने लगे। जब वह जब भी कहीं खाली जमीन देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता, यानी उन्हें फूल बहुत पसंद थे, तो जहाँ जमीन खाली रहती वहां वो फूल लगवा देते। कुछ ही दिनों बाद वहां पौधे उगाते और उन पर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते। यानी जब हम फूल के बीज बोते हैं तो उससे पौधे निकलेंगे और पौधे निकलेंगे तो सुंदर सुंदर फूल तो खिलेंगे ही। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था, यानी वहां पर सभी लोग फूल
लगाते थे और बच्चे और बूढ़े कोई भी उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। ठगे से मतलब खड़े होकर उन्हें इतना अच्छा लगता कि वो उस दृश्य को देखने के लिए रुक जाते कि फूलों पर तितलियां कैसे उड़ रही और वो भी रंग बिरंगी तरह तरह की। एक दिन अमृत दरबार में बैठा अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाला है। यानी वो दोनों पहले मित्र थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे दोनों दो राज्य के राजा थे, जिसमें अनिरुद्ध अपने दोस्त अमृत पर आक्रमण करने वाला था। यानी वह उनके राज्य पर हमला करने वाला था। अब अमृत देखिए आगे क्या करता है। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। यानी राजा सोचने लगे कि अगर युद्ध होगा तो हमारे हजारों सैनिक मारे जाएंगे और प्रजा यानी वहां पर रहने वाले लोगों को भी कष्ट होगा। तो महामंत्री ने उनसे कहा कि अगर हम उनके युद्ध का जवाब नहीं देंगे तो वो हमें बंदी बना लेंगे और हम युद्ध हार गए तो वो हमें परेशान करेंगे। तो राजा अब चिंता में आ गए और अपने रूम में कक्ष में अपने कमरे में चले गए। बिना कुछ खाए पिए वह सारा दिन और सारी रात सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। यानी अमृत जो थे वो युद्ध नहीं करना चाहते। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। यानी वह अपने गार्डन में या बाग में चले गए। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उनके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। यानी उन्होंने कुछ प्लान बनाया था जिसे सुनकर महामंत्री भी खुश हो गए। इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चला गया। यानी राजा अपने राजमहल में लौट गए। कहाँ से? अपने बगीचे से। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। यानी अनिरुद्ध जब वहां पर रंग बिरंगे फूल देखे, हरे पेड़ पौधे देखे तो वहां की खूबसूरती उनके आंखों को चकाचौंध कर गई। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ अनिरुद्ध आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवार निकाली, मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। यानी राजा का प्लान था कि जो पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता लगा है उस पे हम कुछ तीर चला देंगे, जिससे मधुमक्खी सब सैनिकों को काट लेगी और हमारे सैनिक भी बच जाएंगे और सब डर के मारे भाग जाएंगे। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। सैनिक जान बचाने के लिए वापस भागे। बीच मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया यानी फूल गया। मधुमक्खियों के काटने से उसका शरीर फूल गया। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा और वो उनके काटने से उसे इतना दर्द होने लगा अनिरुद्ध को कि वह घोड़े से नीचे जमीन पर गिर गया। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया यानी मूर्छित हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। यानी अमृत अपने दोस्त को प्यार कर रहा था। अनिरुद्ध रूंधे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरु जी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। यानी अमृत को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। वो हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता था। क्यों? क्योंकि उसके गुरुजी ने सिखाया था कि किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अमृत ने अनिरुद्ध के
चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों की एक टुकड़ी ने गुलेल से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए, जिससे गुस्से में सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। यानी सारी मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध के सिपाही और अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया। अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। दूरदर्शिता मतलब बहुत दूर की सोच। तो अनिरुद्ध अमृत की सोच से बहुत हैरान रह गया। वह बोला, मुझे माफ करो, अब मैं चलता। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। कई बोरों में फूल के बीज भी हैं। उन्हें तुम मिट्टी में दबा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। अनिरुद्ध अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। यानी अमृत ने अपने गुरु जी की बात मानी और वह हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चला और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखा, जिससे उसका राज्य हरा भरा था और जिसमें चारों ओर फूल ही फूल खिले थे। इसलिए उसके राज्य का नाम पड़ा फूलों का नगर।